हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए अभी हम लोग सबसे पहले सीडीपी पेपर का एनालिसिस करते हैं। पेपर बहुत ही अच्छा आया था, तो एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जीन पियाजे को मानता है, जबकि लियो बैगोस्की किसको मानता है। देखिए लियो बैगोस्की, मैंने आपको क्या बताया, प्राइवेट स्पीच किस क्या होता है। प्राइवेट स्पीच लियो बैगोस्की ने दिया था। ठीक है, और किस लिए दिया था, तो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए दिया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिया है कि ईगो सेंट्रिक स्पीच किसने दिया था, तो यह आपका जीन पियाजे ने दिया था। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन का आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, यानी कि समावेशी कक्षा में शिक्षक कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि समावेशी कक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक गतिविधियों को संशोधित करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहा है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो ये तो गलत है। कमियों को पहचान करना, उसको सही ढंग से नामीकरण, देखिए नामीकरण भी ऑप्शन आपका गलत कर देता है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करना, बच्चों को कभी अलग नहीं करना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें क्लासरूम की बात कर रहा है, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि लोकेश एक संकल्पना, यानी कि दिल्ली से दूसरी संकल्पनाओं भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में उससे परेशानी हो रहा है। ठीक है, और कारण में कह रहा है कि यह समझना की भावनाएं स्मृति और सीखने के कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियम सीखने को संशोधित कर सकते। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वर्ग समावेशन के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपका एक सही है और आर आपका गलत होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ये आपका एक डाउट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप डाउट में लगा कर रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे प्रश्न का उदाहरण जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक सोच क्या कहलाता है, एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि हम इस पर बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था। ठीक है, यहाँ दूसरा कह रहा है कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, वन लाइनर आंसर है। ठीक है, यहाँ कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष स्थापना हुआ था, ये भी आपका वन लाइनर है। यहाँ पर कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, डायरेक्ट देश का नाम बता देंगे, ये भी आपका वन लाइनर है। तो ये सब तो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं दे रहे। यहाँ कह रहे द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था, यानी कि बहुत सारे आपको कारक होंगे। ठीक है, बहुत सारे कारक होंगे, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम मतलब दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन, जब भी कठिन अध्ययन करेगा तो मास्टरी ओरिएंटेशन करेगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अपनी समझ यानी स्वयं की, तो मास्टरी ओरिएंटेशन हो गया, ये भी गलत हो गया। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ, अगर आप किसी विषय की गहरी समझ कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, महारत हासिल करने की कोशिश करें, मास्टरी ओरिएंटेशन करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कर रहा है कि एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने, हाँ अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर है, दूसरों को दिखाने के लिए करता है, परफॉर्मेंस करता है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलित शैक्षिक मानकों के विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यहाँ कह रहा है विशेष बच्चों की मुख्य धारा कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। देखिए ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने की बात कर रहा है, अभी निर्देशित किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं, विशेष बच्चे के कक्षा में नहीं सीख सकते, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर आपका ए और आर दोनों गलत है, यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हवर्ड गार्डनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवर्ड गार्डनर में बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रस्तावित करता हवर्ड गार्डनर ने क्या कहा था। देखिए बुद्धि के सटीक रूप में मापा जा सकता है, इसलिए तो इसकी आलोचना हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हम इस आलोचना हुई कि हम बुद्धि को माप नहीं सकते हैं। हवर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उसको माप नहीं सकते, इसकी वजह से इनकी आलोचना हो गई, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता के सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, ये भी गलत है। आप किसी बुद्धि में कितना आप तेज है उसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है बुद्धि समय के साथ बदलती है, बिल्कुल सही है। बचपन में आपकी बुद्धि कुछ और थी, जिन चीज़ों के लिए आप लड़ते थे उससे आप बड़े होने पर सोचते हैं कि क्या फालतू काम के लिए हम लड़ते थे, तो समय क्या होता है, बुद्धि आपका समय के साथ बदलती है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध को प्रस्ताव रखते हुए लियो वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में बाधा। भाषा कभी भी संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में बाधा नहीं डालती है। ठीक है, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित। देखिए भाषा शुरू में स्वतंत्र है लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुद्धि के लिए, केवल दे दिया तो ये भी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के आयाम के तहत भावनाएं, आत्मधारणा और परिवार, साथी या दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है। ये सभी आपके कहा गए समाज के आ गए, तो ये आपका मनोसामाजिक हो गया, यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। बताइए, अगर मैं आपको क्लास में डरा धमकाकर कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ तो क्या आप सीखना चाहेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों पर नियंत्रित करता है, बिल्कुल गलत। अधिगम सिर्फ बाहरी कारकों पर, आप सिर्फ बाहरी तरीका से सीख सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान की नई संकल्पनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व रचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण नीति सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा। देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है कि स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कह रही है और फिर उसे विषय से जोड़ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीकों के बारे में चरण मार्गदर्शिता प्रदान। देखिए हम चरण दर चरण बच्चों को मार्गदर्शिता प्रदान करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कह रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि नई सामग्री पर व्याख्या देना। व्याख्या हमें देना ही नहीं है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहना। हमें बच्चों को कभी भी पढ़ो और उत्तर देना बात कहा ही नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है। ठीक है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग प्रदान करें, जरूरत पड़ने पर उसे हेल्प दो और कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करो। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक जा रहा है, पहला। दूसरा कह रहा है कड़ी सजा दे। कड़ी सजा बच्चों को देना ही नहीं है, उसे समस्या का समाधान दें। हम बच्चों को डायरेक्ट समस्या समाधान देने को तो बच्चा सोचेगा क्या, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उस समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने। हमें बच्चों को ऐसा करने के लिए नहीं कहना है कि जो आपको प्रॉब्लम है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही जा रहा है। नेक्स्ट की देखिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक से अधिक समस्या है क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक फीजा की सोच का विश्लेषण करने का क्षमता का वर्णन कर, यानी कि फीजा अपने सोच का स्वयं विश्लेषण कर रही है। देखिए आप अपनी सोच के बारे में सोचेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिसंज्ञान कहते हैं। ठीक है, मेटा कॉग्निशन कहते हैं अपने ही सोच के बारे में सोचना। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्पनाओं में क्या शामिल नहीं है। अधिगम के सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर कह रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना, तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन भाई सही जा रहा है, यहाँ पर आपका नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि शिक्षार्थियों को नामीकरण वर्गीकरण। देखिए नामीकरण वर्गीकरण हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता। देखिए स्वलीनता की बात करें, स्वलीनता वाले क्वेश्चन पूछा है कि ऑटिज्म वाले में, तो हमने आपको क्या बताया था कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो एक ही काम को बार बार करते हैं और वो समाज से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं, बातचीत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिनचर्या और चरणों को सख्ती से पालन करते हैं ना, ये गलत है। ठीक है,
यहाँ पर कह रहा है कल्पनाशील खेल इसमें नहीं आते हैं। यहाँ पर कह रहा है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही जा रहा है आंसर। नीचे कह रहा है कि उन्नत संवाद का कौशल, देखिए वो संवाद करना ही नहीं चाहते हैं तो कौशल कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनियम करते हैं, यानी कि कभी शिक्षक विद्यार्थी बनेगा, कभी विद्यार्थी शिक्षक बनेगा, यानी कि पारस्परिक तौर पर कर रहा है, रेसिप्रोकल टीचिंग कर रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा पारस्परिक अध्ययन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन का उद्देश्य के उपयुक्त वर्णन। नैदानिक की बात करें तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा। डायग्नोसिस में मैंने आपको क्या बताया था डायग्नोस्टिक में, कि यहाँ पर बच्चों को दिक्कतों को पहचाना जाता है और रिमेडियल में उसका उपचार किया था। चलिए इसको हम दिक्कत को पहचाने। नेक्स्ट को ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये प्रतिपुष्टि हम प्रदान करेंगे शिक्षकों को, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में, हमें बच्चों के शिक्षण जो विधिया उनके बारे में प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान करना। इसमें आप इसमें उपचारात्मक क्या बोलते हैं इसको, नैदानिक आकलन में सब नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करना जहाँ विद्यार्थियों के अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे को वही क्षेत्र के बारे में पहचाना जाता है जो आपका नैदानिक आकलन है, क्या बोलते हैं इसको, डायग्नोसिस असेसमेंट में बच्चे को जहाँ दिक्कत है उसकी कमियां को यहाँ पर पहचाना जाता है, और रिमीडियल असेसमेंट में क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 12 साल की अमना, ठीक है, एक मिनट, 12 साल की अमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने तथा हल करने के लिए कहती है, ठीक है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, यहाँ पर बच्चा असुरक्षित महसूस कर रहा है तो भाई उसे क्या होता है, उसकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ए और आर आपका दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बच्चा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होता है, ठीक है। यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। अब बच्चे, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चा जिस समाज, संस्कृति और आर्थिक चीज़ों में पैदा होता है उसके अनुसार उसकी जो विकास होता है प्रभावित होता है उससे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये भी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार को चिन्हित को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण की बात कर दिया यहाँ पर कि कह रहा है कि स्टूडेंट मल्टी चॉइस टेस्ट देना, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं भाई उसके साथ, तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विषय पर व्याख्यान, हमें विषय पर व्याख्यान बच्चों को देना ही नहीं है, दिलवाना ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद कर, देखिए याद की बात करें तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सभी आपके टैगवर्ड से गलत होते जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा कि छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ये बिल्कुल सही। खुले सिरे वाला प्रश्न समझ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे जवाब हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनमें शामिल करते हुए समय शिक्षक को उपयोग करना चाहिए। देखिए जिनको दृष्टिबाधिता है, जो आप नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेल का यूज किया जाता है, और ब्रेल क्या होता है कि बच्चा इसमें छू कर देख सकता है, क्योंकि भाई स्पर्श करेगा, ठीक है। ब्रेल क्या होता है, स्पर्श करने वाली चीज़ें जिसे स्पर्श करके बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलते हैं, ठीक है। बच्चा एक सार्वभौमिक निर्माण है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए लियो वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आपका बहुत सारा है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि शिक्षिका को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित। देखिए शिक्षिका को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा, अरे प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना है भाई, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
दूसरा कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। पारस्परिक का बात करें वहीं आपका रेसिप्रोकल टीचिंग कि भाई एक बार तुम टीचर बनो, एक बार हम स्टूडेंट बनते, एक बार हम स्टूडेंट बनते, एक बार तुम टीचर बनो, आपस में क्या होता है पारस्परिक अध्ययन करना, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग हतोत्साहित, हतोत्साहित की बात कर दिया तो ये ऑप्शन आपका सी गलत हो गया। विद्यार्थियों द्वारा कंतस्ट, देखिए कंतस्ट भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका ऑप्शन को गलत कर दिया, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति है नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए। देखिए नई अवधारणाओं में आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा भी दे सकते हैं, ठीक है। एक परिभाषा देना और छात्रों को उसे याद करना, अरे छात्रों को परिभाषा देकर याद करवाना ही नहीं, ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए लेव बैगोस्की के बारे में देखिए, फिर से क्वेश्चन आया है। यहाँ कह रहा है कि लेव बैगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। तो लेव बैगोस्की संज्ञानात्मक विकास को कोलैबोरेटिव प्रोसेस यानी कि सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छठा नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग, तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को द्विधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही है कि ये क्या करते थे, ये बच्चों को आपका डायलिमा देते थे, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है कि दुविधा प्रदान किए थे, जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि दुविधा दिए थे, ठीक है। नहीं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अनैतिक तर्क और सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। देखिए ध्यान में तो बिल्कुल नहीं रखता है, इसीलिए ना आपका क्या बोलते हैं उसको, कैरल गिलगर ने इसकी आलोचना कर दी थी, क्योंकि संस्कृति को भी ध्यान में नहीं दिए थे, जेंडर को भी ध्यान नहीं दिए थे, लड़की लोग को तो जो महिला होती है उसको पूछे ही नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन आपका दूसरा ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवधारणाओं को निर्देश नहीं करता, ये भी आपका गलत हो गया है। चलिए ये आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया है असेसमेंट फॉर स्टूडेंट, फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि ये पढ़ाई के दौरान होने वाला आकलन होता है, ठीक है। फोर मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया पढ़ाई के दौरान, और असेसमेंट फोर से फॉर्मेटिव, फोर से फोर, मैंने ऐसे करके पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखिए पढ़ाई के दौरान होगा, तो ऑप्शन ढूंढते हैं पढ़ाई के दौरान। देखिए यहाँ पर कह रहा है चौथा ही ऑप्शन आपको, एक मिनट, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा में शुरुआत में एक प्रश्न, हाँ देखिए यहाँ पर चौथा ही ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, आप पढ़ा रहे हैं और उसी समय कक्षा में ही क्या करें, एक प्रश्न कर रहे हैं जिस पर बच्चा विचार मंथन करेगा, तो ये आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखिए कह रहा है कि एक अंतिम परीक्षा नहीं, अंतिम रहेगा तो वहाँ पर असेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब क्या, यानी कि मैंने आपको कैसे पढ़ा था कि साल का अंतिम एग्जाम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऐसी गलत हो, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखिए दूसरा भी देख लेते हैं। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक्स या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड, देखिए निश्चित ग्रेड बच्चों को प्राप्त करने के लिए कहा है, तो ये ऑप्शन ऐसी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ मानकीकृत आ गया, तो ये भी मानकीकृत एक्सटर्नलाइज, जो भी चीज़ कहीं भी आ जाए वो आपके ऑप्शन को गलत काट देते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। बहुत सारे ऑप्शन आपके टैग वर्ड से यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, 28 की बात करते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ऐसा किसने कह दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत कर दिया। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर आपका जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे ने क्या कहा था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने, बस जीन पियाजे ने कभी याद करने पर फोकस नहीं किया था, ये ऑप्शन गलत हो गया। पूर्व ज्ञान से सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल गलत है भाई, पूर्व ज्ञान से ही बच्चा सीखते हैं, तो ऐसा कुछ जीन पियाजे नहीं कहा था। यहाँ पर कह रहा है कि परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, बिल्कुल गलत है। चौथा कह रहा है कि सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रिया के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। जो जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिया था, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज दिया, तो उस साल के जितने बच्चे होते हैं जन्म से लेकर 2 साल तक, वो क्या होते हैं, इसमें उनके सभी चीज़ सीखेंगे, तो उन्होंने क्या बताया कि वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट, कहाँ आ गए, एक सेकंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 30, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि व्यवहार, रुचि या दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अच्छा इन्हें के रूप में प्रदर्शित किया था और यह होते हैं। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है
कि जो व्यवहार है, रुचियाँ है, दृष्टिकोण, कौशल है, व्यक्तित्व विलक्षण है, इन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जेंडर भूमिका हो जाएगा, यानी कि जेंडर रोल है कि लड़का का क्या रोल है और लड़की का क्या ल रोल है, और ये कोई आनुवांशिक नहीं है, भगवान नहीं तय करके भेजते हैं कि लड़की ये करेगी, लड़का वो करेगी, ये आपका समाज करता है, तो ये सांस्कृतिक रूप से प्रभावित है, यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन सही होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने ऑप्शन कह रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं सीडीपी में। बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लास में सब करवाए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अब साइंस के एनालिसिस के साथ शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।